500 से 1400 ईस्वी तक रहा इसका विकास। अपभ्रंश जो हिंदी का रूप था, इसके स्वयंभू कवि ये 1400 ईस्वी तक रही। अपभ्रंश का विकास जो है 500 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहा। इसका ये कम से कम 13वीं सदी तक, यानी कि सदी की बात करें तो 8 से 13वीं सदी तक इसका विकास रहा। इसके जो हिंदी का विकसित रूप है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, प्रारंभिक हिंदी जो, अच्छा, इस अपभ्रंश से आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा हैं उनका विकास हुआ। इससे आधुनिक आर्य भाषाएं, आर्य भाषा, तो ये इसके अपभ्रंश के भेद है। ये नंबर 1 है सौर सैनी। इनकी यानी आधुनिक आर्य भाषाओं में सौर सैनी बोली जाती है। इसमें मोस्टली पश्चिमी हिंदी को हम प्रयोग में लाते हैं। राजस्थानी और गुजराती ये आर्य भाषा है। दूसरी है अर्धमागधी। इसमें बिहार या ये पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। इसे बिहार नहीं, पूर्वी कह दो। इसमें मागधी होती है दूसरी। इसमें बिहारी, उड़िया उड़ीसा में यूज होती है। बांग्ला और असमिया भी मगधिया में, यानी इसके आधुनिक आर्य भाषा है। अपभ्रंश का विकास हुआ तो आधुनिक आर्य भाषा जो आज हम इसका ठीक है। अगली है इसमें खस। ये इसके भेद हैं, ये इसके भेद हैं। ये पहाड़ी भाषा है जो पहाड़ों में, इनको आगे चल के पढ़ेंगे। पहाड़ी कहां का बोली जाती है, जैसे पश्चिम, एक भेद है इसका ब्राह्मण। ये इसमें ब्राह्मण में पंजाबी, ब्राह्मण में पंजाबी बोली जाती है। ये दोनों जो भाषा हैं ये सौर सैनी से ही प्रभावित हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान गुजराती ये सौर सैनी से प्रभावित है। लेकिन इसमें अलग है सिंधी। सिंधी इसमें सौर सैनी से प्रभावित नहीं है। और इससे अगला है महाराष्ट्री भेद। इसमें मराठी बोली जाती है। यानी अपभ्रंश के भेद है सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। इसमें पश्चिमी भाषा बोली जाती है राजस्थानी, यानी पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात में। अर्धमागधी पूर्वी, मागधी में बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, और खस में पहाड़ी, और ब्राह्मण में पंजाबी और पहाड़ी है वो पंजाबी, और सॉरी खस में पहाड़ी, ब्राह्मण, पंजाबी सौर सैनी से ही प्रभावित है। सिंधी अलग है ब्राह्मण का ही भेद का हिस्सा है। और महाराष्ट्रीय मराठी। अब अपभ्रंश से अगला हिस्सा आता है अवट, यानी इसका एक और ये अवट अपभ्रंश के बाद का विकास है जो प्रारंभिक हिंदी से पहले का है।
अवहट्ट, ये अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। यानी ये अपभ्रंश के बाद का ये रूप है। यहां तक तो समझ में आ गया। 500 से 14 ईस्वी 18। अब हम अवहट्ट पे आते हैं। इसका 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, इसका 900 से 1000 तक था, सॉरी 900 तक था, इसका 900 तक था, 900 ईस्वी था इसका, और ये है 900 से 1100 ईस्वी अवहट्ट, इसका अगला विकसित रूप। अच्छा, इसका साहित्य के रूप में अवहट्ट का प्रयोग जो है वो 14वीं, ये 8 से 13वीं सदी तक था, ये 14वीं सदी तक, ये 14वीं सदी तक इसका साहित्य के रूप में प्रयोग इसका अवहट्ट के रूप में, यानी संस्कृत में जो विकसित होकर आई हिंदी भाषा, तो अवहट्ट का जो स्वरूप था उसका साहित्य के रूप में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा है। यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और आज प्रारंभिक हिंदी है। अब है सबसे बड़ी बात आती है कि हिंदी शब्द बना कैसे, ये हिंदी शब्द आया कहां से। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है, क्योंकि तमाम विदेशी यात्री भारत के उत्तर पश्चिम से आए, भारत का जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है उसमें बह रही जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, उसके माध्यम से अनेकों विदेशी यात्री आए। तो विदेशी यात्री आए तो उन्होंने सिंधु नदी को ही, अच्छा, कई हमलावर भी इसी नदी के माध्यम से आए। उत्तर पश्चिम में बह रही सिंधु नदी के द्वार से ही दुनिया के जितने भी भ्रमणकारी भारत आए या आक्रांता जिन्होंने भारत में हमले करे। अच्छा, पहले हमारा जो भारत का जो नक्शा था और बड़ा था, तो हमारे भारत का के बगल में जो फारस था, जिसे आज ईरान कहते हैं, अच्छे संबंध थे। तो फारस जो फारसी थे, ये ईरानी जो हैं, ईरानी, मैंने कल पिछले क्लास में पढ़ाया था कि इंडो ईरानी भी बोली जाती है हमारे यहाँ। तो ईरानी ने इसे सिंधु को हिंदू कह दिया, और हिंदू जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है, केवल फिर से विस्तृत रूप से, यानी इसे हिंदू की वजह से हिंद कहते थे, और हिंद के बाद इसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया, ई प्रत्यय इसमें जोड़ा गया, तो इसे हिंदी प्लस सिंधु करके इसे हिंदी और हिंदू नाम दिया गया। अब प्रश्न आता है, क्या हिंदी शब्द हिंदी का है? नहीं, हिंदी शब्द जो है मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू शब्द जो है, हिंदुई, वो मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है, न कि हिंदी भाषा का, क्योंकि फारसी भाषा में ही इसे सिंधु को हिंदू बुलाते थे। इसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया तो हिंदी बनी, हिंदी और सिंधु को बनाकर से हिंदी और हिंदू बनाया गया। अच्छा, इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी इसकी व्युत्पत्ति जो है, जो कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी वो इसकी व्युत्पत्ति हिंदी से ही मानते हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदी शब्द हिंदी है ही,
लेकिन प्रयोग के रूप में इसे माना जा सकता है, प्रमाणिक रूप में से नहीं माना जाता है। लेकिन जो कट्टर हिंदीवादी थे वो ये कहते हैं कि हिंद का मतलब होता है, उन्होंने से इस तरह बनाया हिंद प्लस 2, यानी सिंधु को फारसियों ने हिंदू कहा तो उन्होंने कहा हिंद का अर्थ है हनन करने वाला, नाश करने वाला, दो माने दुष्ट, तो उन्होंने कहा दुष्टों का नाश करने वाला, ऐसे करके से उन्होंने हिंदू नाम दे दिया। लेकिन इसका प्रयोगात्मक तो ठीक है, लेकिन इसका प्रयोगात्मक तो ठीक है, लेकिन इसके कहीं प्रमाण नहीं है, तो इसलिए इन चीजों में जिसने जैसा अपना मत प्रस्तुत कर दिया इसे माना गया है। लेकिन मूल रूप से हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। लेकिन इन चीजों को स्वीकार करना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो उदाहरण है ये केवल प्रयोगात्मक है या व्यवहारिक हैं, लेकिन इसका प्रमाण कहीं नहीं है। अब हिंदी की रचनाएं हम देखते हैं कि रचनाएं हिंदी की किस प्रकार हुई हैं। हिंदी की रचना अलग अलग कवियों ने अलग अलग की हैं। देखो, हिंदी के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए कि हिंदी कोई अकेली शब्द भाषा नहीं है, ये एक भाषा समूह है, खुद एक भाषा समूह, इसमें अनेकों भाषाएं हैं। अब जानकारी के अनुसार हिंदी में 5 तो उपभाषाएं हैं। इसमें 5 तो भाषाएं और 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां शामिल है। अलग अलग भाषा से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इनमें है जैसे बोलियों में मूल रूप से ब्रज भाषा, एक अवधी है, अवधी मध्य भारत में बोली जाती है, मध्य प्रदेश मान लो। इनमें एक खड़ी बोली भी है, एक खड़ी बोली भी है। यानी कुल मिलाकर हिंदी अपने आप में एक भाषा नहीं, भाषा समूह है, क्योंकि हिंदी राजभाषा है। राजभाषा वही होती है जो राज्य के कामों में प्रयोग में लाई जाती है, जो सरकार के राजकाज के कामों में प्रयोग लाई जाती है। इसका समय समय पर विकास लोगों ने किया है, समाज सुधारकों ने इसका विकास किया है। इसमें हिंदी का हमने हिंदी का ये विकसित रूप पढ़ा है। अवध, अपभ्रंश का बता दिया 500 से 900 ईस्वी तक, 8 से 1300 सदी तक। इसमें आधुनिक आर्य भाषा है, ये सारी इनके भेद हैं, भेदों की ये बोलियां हैं जैसी जैसी। अब हम जाते हैं मध्यकालीन, अगर हिंदी का स्वरूप देखा तो मध्यकालीन हिंदी पर जाते हैं। मध्यकालीन हिंदी क्या है? मध्यकालीन क्योंकि हिंदी में बहुत सारी बोलियां समय समय पर विकसित हुई, समय समय पर उनका लोप भी होता गया। जैसे मानो अभी बोलियों का 3 का जिक्र करा है, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। जब मुगलों का शासन था तो उस समय मुगल शासन था, तो कई बोलियों को मुगल शासकों का संरक्षण मिला और कई मुगल शासकों ने अपने अपने सहूलियत के हिसाब से या प्रचार प्रसार के हिसाब से उन्होंने नई दिशा दी या उनका
विकास किया या कुछ है को लुप्त कर दिया। इसमें खड़ी बोली को ज्यादा तरजीह दी गई। मुगल शासक में खड़ी बोलियों को ज्यादा प्रयोग में लाया गया और इनके बोलियों के अलग अलग रचनाकार थे, उन्होंने भी इसका अलग अलग विकास किया। यानी मुगलों ने कुछ खड़ी बोली को ज्यादा तरजीह दी, मुगलों ने खड़ी बोली को ज्यादा तरजीह दी थी। जैसे ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा को कई कवियों ने जो कृष्ण प्रेमी थे तो कृष्ण प्रेमियों ने ब्रजभाषा को ज्यादा तरजीह दी गई। ये मध्य भारत में सबसे ज्यादा ब्रजभाषा को दी गई। कृष्ण प्रेमी जिन्हें मीरा, रसखान, सूरदास, इन्होंने ब्रजभाषा को गौरवान्वित किया और इसमें अपनी रचनाओं को भी ब्रजभाषा में उन्होंने अवतरित किया। यानी उन्होंने अपनी रचनाएं इसमें सर्जित करी हैं। मध्य भारत में पूर्व में ब्रजभाषा ज्यादा प्रयोग में होती थी। कृष्ण प्रेमी में जैसे रसखान है, मीरा है, एक नंददास भी थे। रसखान हो गए, सूरदास। जो कृष्ण प्रेमी थे उन्होंने ब्रजभाषा का मध्यकाल में बहुत ज्यादा अपनी रचना लिखकर इसका विकास किया, उसे गौरवान्वित किया। इसके बाद अवधी एक बार लुप्त हुई। एक बार अवधी का बहुत ज्यादा लोगों ने इस अवधि में, क्योंकि इसके जो कवि थे वो सूफी जैसे कवि थे, जो सूफी जिसने कहते हैं प्रेम राग वाले, यानी जो सूफी थे उन्हें प्रेम राग कवि भी कहते हैं। जो प्रेम राग वाले थे अपनी, ठीक है, इन्होंने अपनी जो रचनाएं थी, रचना क्या, इन्होंने जो सूफी थे उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। रचनाएं अवधि में लिखी, जैसे कि शेर शायरी जो थी सूफियों ने इसको लिखा और इन्होंने अपनी रचनाएं करी। ब्रजभाषा मूल रूप से ज्यादा गौरवान्वित हुई, लेकिन इसके बाद जो सूफी थे जैसे कि जायसी एक रचनाकार थे, ये सूफी कवि थे जायसी। इन्होंने अवधी भाषा को, सूफी कवि थे, इसमें आसिम शाह और तुलसीदास जी। इसके अलावा जैसे जो अवधि है, अवधि को ऐसा नहीं है कि इन्होंने करा, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक रचना की थी। उसमें बैसबाड़ी एक इन्होंने रचना लिखी थी, बैसबाड़ी नाम से। इसको इन्होंने अवधि में लिखकर अवधि का और गौरव बढ़ाया था। यानी केवल सूफी कवियों के अलावा केवल एक तुलसीदास ऐसे थे जिन्होंने रामचरितमानस की बैसबाड़ी एक रचना थी जिसे रचा, वो अवधी भाषा में ही इन्होंने रचा, जिससे और अवधी भाषा को विकसित होने का मार्ग मिला। ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा।
आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इन चीजों में आपको भी मोटे तौर पर समझाया जा रहा है। इसके बाद हमारी आती है खड़ी बोली। तो हमने 3 बताई थी भाषा, ये मोस्ट 17 बोलियां हैं। 17 बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। ये मध्य भारत, ये खड़ी, ये दक्कन तक यानी दक्षिण तक, ये पूर्व से लेकर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में, दक्षिण तक ये अपने पैर पसार चुकी थी खड़ी बोली। यानी उत्तरी भारत आप मान लो, उत्तरी भारत मान लो आप, पंजाब से लेकर, तब पंजाब तो था होगा नहीं जब पंजाब तो बना, पंजाब से लेकर दक्कन तक, या आप इसे पंजाब लिखो ही मत, पंजाब तो था ही नहीं, इसे आप लिख दो उत्तर से दक्कन तक। उत्तर से दक्कन तक इसका विकास हुआ। अब उत्तर से दक्कन तक बंटने पर खड़ी बोली को 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी एक प्रयोग के आधार पर खुद ही 2 हिस्सों में ये बट गई। खड़ी बोली मध्यकालीन में उत्तर में थी, वो उत्तरी हिंदी हो गई, जो दक्कन में थी वो दक्कनी हिंदी हो गई। इसका प्रयोग उत्तर से दक्कन तक हुआ और प्रयोग के आधार पर या प्रसार प्रचार के आधार पर ये हिंदी उत्तर में उत्तरी हिंदी, उत्तरी हिंदी और दक्कन में दक्कनी हिंदी के रूप में बट गई। अच्छा, इसको कैसे बटा, इसकी रचनाएं करी कबीर, कबीर के दोहे, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, ये खड़ी बोली में थे। यानी इनके रचनाकार, इनके जिन्होंने से विकसित रूप दिया खड़ी बोली को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कबीर और रहीम ने दिया। और आदि और बहुत सारे कवि थे जिन्होंने अपनी ऋचाओं का यानी अपनी कविताओं का उल्लेख खड़ी बोली में किया था। यहां तक तो आपकी समझ में आ रहा होगा सारा कि हिंदी का ये विकसित रूप है, और हिंदी का जो विकसित रूप है उसे आप क्रमबद्ध देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी कैसे कैसे विकास और प्रयोग में आई, कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ, कैसे इसमें भाषाएं और उपभाषाएं पनपी, क्या भाषा होती है, क्या बोली होती है, क्या उपभाषा होती है। बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है, बोली में कभी कोई रचना नहीं होती है, उपभाषा में रचना होती है, और उसकी रचना का प्रसार ज्यादा होता है तो अपने आप में भाषा बन जाती है। और भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिससे ये समाज में सामान्य बोलचाल में और समझने में प्रयोग किया जाता है। अब हम यहां तक समझ गए ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, ये तीनों बोलियां मुख्य थी। हमने पहले बताया था 5 उपभाषा 17 बोलियां। बोलियों के बारे में अभी हम आगे बढ़ेंगे, उपभाषाओं को भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी 3 मुख्य बोलियां थी। अभी ये मध्यकालीन हिंदी का जिक्र था, ये जितना भी था ये मध्यकालीन हिंदी का जिक्र था। इसके बाद आती है आधुनिक कालीन हिंदी, क्योंकि ये थी हिंदी का विकसित रूप। ये उसमें आधुनिक आर्य भाषा की अपभ्रंश, यानी जो 500 से 900 ईस्वी, 8 से 13 शताब्दी तक का अपभ्रंश का जो विकसित रूप था, ये अब्बट का विकसित रूप था। और अब पढ़ते हैं हम आधुनिक हिंदी के बारे में कि आधुनिक हिंदी क्या है। इतना समझ में आ रहा होगा, इतना आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी का संस्कृत से बनकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अब्बट और प्रारंभिक हिंदी,
ये रूप है। इसमें हम पढ़ते हैं, हम आधुनिक हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल तक आते आते हिंदी में जो ब्रजभाषा है, जो ब्रजभाषा है, वो धीरे धीरे लोगों के प्रयोग या व्यवहार से दूर होती चली गई। यानी जड़ भाषा से वो ब्रजभाषा आधुनिक काल तक आते आते वो दूर होती चली गई। जो प्रयोग के आधार पर, व्यवहार के आधार पर आपस में जो हिंदी में बोला, ब्रजभाषा का जो बोलचाल था, उससे वो अलग हो गई और ब्रजभाषा धीरे धीरे का क्षेत्र सिमटता चला गया। अवधि ने आधुनिक काल तक आते आते अपना मोस्टली साहित्य में अवधि का खत्म हो चुका था। यानी इनमें रचना होना बंद हो गई, लोगों ने प्रचार प्रसार कम करा या इसका व्यवहारिक रूप से चलन कम हो गया। तो आधुनिक काल आते आते ब्रजभाषा क्षेत्रीय सिमट कर रह गई। अवधि अधिकांशतः लुप्त हो चुकी थी। लुप्त का मतलब है कि इसके प्रयोग बहुत कम हो गए। और ये जब अंग्रेजी शासन था 19वीं सदी के मध्यकाल तक, यानी आजादी तक, अगर आजादी की बात करें तो आजादी तक खड़ी बोली को अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा तरजीह दी। यानी जो खड़ी बोलियां थी उन्हें अंग्रेजों के शासन में बहुत ज्यादा तरजीह दी गई, क्योंकि ब्रजभाषा क्षेत्रीय रूप में सिमट गई। अवधि मोस्टली रूप से, यानी अधिकांश रूप से अवधि में रचनाएं होना बंद हो गई, क्योंकि कबीर और रहीम ने ही इस पर रचनाएं करी थी, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार या इसको बहुत ज्यादा मूर्त रूप देने की कोशिश करी, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो अवधि थी ये दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, उत्तरी हिंदी और दक्षिणी हिंदी। तो उसकी वजह से भी इसकी और छोटी छोटी बोलियों में ये बढ़ती चली गई। अंग्रेजों के जो शासन था उसमें खड़ी बोली जो थी अंग्रेज शासन में, इसने अपने पैर पसार दिए। धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में, बोलचाल में और प्रयोग में खड़ी बोलियां ज्यादा आने लग गई। और फिर जब व्यवहार में ज्यादा आ गई तो अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थी, जो हुकूमतें थी, उन्होंने भी कतिपय रूप से, यानी बहुत ज्यादा पूर्ण रूप से नहीं, कतिपय रूप से इसका प्रयोग चालू कराना प्रारंभ कर दिया। यानी खड़ी बोली का ही प्रयोग। वैसे तो उनकी मूलभूत भाषा इंग्लिश थी, सरकारी कामकाजी भाषा इंग्लिश थी, लेकिन खड़ी बोली को उन्होंने तरजीह दी और खड़ी बोली लोगों में धीरे धीरे विकसित होने लगी। अच्छा, आधुनिक काल के प्रारंभ में आपका अवधि खत्म हो चुकी थी, ज्यादातर ब्रजभाषा सिमट चुकी थी, खड़ी बोली को अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा तरजीह दी थी। तो लेकिन एक और इसमें थी उर्दू, और उर्दू का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा। यानी इन बोलियों के पैरेलल में एक भाषा उर्दू का प्रयोग होने लगा। लेकिन ज्यादातर काव्य की रचना ब्रजभाषा में हुई थी। ज्यादातर काव्य में कहा ना कि जो ब्रजभाषा के थे, रसखान, मीरा, नंददास, सूरदास, इन्होंने अधिकांश काव्य ब्रजभाषा में लिखे थे। तो इसका अस्तित्व तो बचा हुआ था। ये सिमट तो चुकी थी, लेकिन अस्तित्व इसका बचा हुआ था। उस अस्तित्व की वजह से खड़ी बोली भी ज्यादा पनप नहीं पाई, प्रयोग में ज्यादा लाई गई, लेकिन पनप नहीं पाई। तो उस काल में 19वीं सदी के मध्य में उर्दू का भी प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा। तो उर्दू का
प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा उस समय बहुत ज्यादा हुआ। तो काव्य ब्रजभाषा में होने और उर्दू का प्रचार होने की वजह से खड़ी बोली भी अपना अस्तित्व धीरे धीरे कम करती चली गई। यानी खड़ी बोली जो है लोगों के व्यवहार से कम होती चली गई। और 19वीं जो सदी थी, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उसमें मुख्य रूप से कविताओं की जो काव्य की भाषा थी वो ब्रजभाषा रह गई। यानी जो गद्य हम गद्य पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, वो सब ब्रजभाषा में लिखे गए थे। तो इसलिए ये इसका प्रयोग के रूप में, व्यवहार के रूप में इसे खत्म नहीं कर पाए। लेकिन 20वीं सदी तक खड़ी बोली जो जो प्रयोग में लाई वो अपनी पहचान खो चुकी। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा ये चीजें। इतना समझ में आ गया। जो खड़ी बोली थी इसके यानी जो खड़ी बोली थी इसके रचनाकार थे बाद में, जो 20वीं सदी आते आते जो सुखलाल थे, कोई एक सुखलाल। तो फिर इसका युग प्रारंभ हुआ। खड़ी बोली का पुनः इसका युग प्रारंभ किया। इसका खड़ी बोली का फिर युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये अपना अस्तित्व खो चुकी थी, क्योंकि उर्दू का और ब्रज भाषा का प्रचार अधिक हो चुका था। तो फिर इसके युग हुए जो भारतेंदु युग, सुना होगा भारतेंदु युग। तो इसमें एक थे भारतेंदु युग जो था, इसमें एक राजा थे शिव प्रसाद सिंह। उन्होंने हिंदी का गमारूपन दूर किया। उन्होंने हिंदी का जो था गवारूपन दूर करा और इसमें थोड़ा सा उर्दू का गवारूपन दूर किया और थोड़ा सा उर्दू का इसमें व्यवहार बढ़ाया। लेकिन दूसरे जो राजा थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, दूसरे राजा जगदीश सिंह शायद उनका नाम था, उन्होंने इसमें थोड़ा संस्कृत का चलन चलाया। इन्होंने इसमें उर्दू का थोड़ा सा चलन चलाया। और दूसरे राजा थे शायद जगदीश उनका नाम था, उन्होंने इसमें संस्कृत का चलन चलाया। भारतीय युग 1850 से 1950 ईस्वी तक रहा। जो भारतीय युग था हिंदी का, वो 1850 से, इसके बाद एक दूसरा था द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग तो पढ़े होंगे। ये 1920 से द्विवेद, ये 20 साल रहा, 20 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी तक रहा। भारतीय युग था, द्विवेद युग था, एक था छायावाद युग। इन्हें याद करना बहुत कठिन है।
1936 तक रहा, कंफर्म है। ये 1920 से 1936 तक छायावाद युग रहा। ये 3 युग रहे, भारतीय युग 1850 से 1950 तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 तक, और छायावाद युग 1920 से 1936 तक रहा, जिनमें अलग अलग छायाकारों ने यानी अलग अलग लोगों ने हिंदी के अलग अलग बोलियों का विस्तार प्रसार किया। अब इसमें जब बोलियां जब प्रसार किया तो क्षेत्रीय बोलियां ज्यादा बढ़ गई। जहां जैसा प्रयोग हुआ उसके हिसाब से भी क्षेत्रीय बोलियां बढ़ गई। जो मैंने पहले बताया था कि आज 5 उपभाषा और 17 बोली, लेकिन 8वीं अनुसूची में संविधान की में 22 बोलियां शामिल हैं। अब आती है बात कि राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा संविधान में ऐसा कोई शब्द है नहीं राष्ट्रभाषा जैसा। राजभाषा एक शब्द है और राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है कि जो हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए माध्यम है या जो भाषा हम बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी हमारे राष्ट्र में अधिक से अधिक लोग जिस भाषा में अपने विचारों को एक दूसरे व्यक्त करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा शब्द संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, तो राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख आया नहीं है। लेकिन इसका दूसरा रूप है राजभाषा। राजभाषा पहले ही बता चुका हूं कि राज्य के कामों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, हमारे सरकारी कामों के संपादन के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है, जो अधिकारी यूज करते हैं या जो कर्मचारी या जो कार्यालय में होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो ये मत रखा गया कि संविधान बनने के 15 साल तक इंग्लिश का चलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और राजभाषा के रूप में यानी प्रयोग के रूप में अधिक से अधिक हिंदी को लाया जाएगा। लेकिन आज भी हमारी माननीय न्यायालयों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंग्लिश का ही चलन है, लेकिन बहुत ज्यादा कार्यालयों में हिंदी का चलन है। जहां कई बार स्टेट गवर्नमेंट उर्दू का भी चलन कर देती है, कई भाषाओं का चलन होता है। जो लोकल बोली और भाषा अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली भाषा है, तो अलग राज्य की अलग अलग बोली भाषा है, लेकिन राजभाषा हिंदी है। और हिंदी की जो राजभाषा का दर्जा है 14 नवंबर 1949 में से राजभाषा का दर्जा मिला। इसी वजह से इसे 14 नवंबर है 14 नवंबर 1949 में इसे राजभाषा का दर्जा मिला। और हम उसे अलग अलग जैसे अलग कवियों ने अपनी रचनाएं करी और हिंदी की विभिन्न बोलियों भाषा को उन्होंने प्रचार प्रसार किया, गौरवान्वित किया। लेकिन इसके अलावा अनेकों ऐसे समाज थे जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया, जैसे ब्रह्म समाज, उसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। उन्होंने भी हिंदी का व्यापक प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने एक बात कही थी, यानी उन्होंने प्रतिपादन दिया था कि हमारे राष्ट्र की एकता के लिए, यानी राष्ट्र को एकत्र करने के लिए अंतर रूप में, यानी हमारे विचारों को एकत्र करा जाए तो हमारे भारत की एक ही भाषा होनी चाहिए। उन्होंने इसे महज एक उपाय बताया था कि अगर हम एक ही भाषा बोलेंगे सभी लोग तो हम एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और हम एकजुट रहेंगे। ये राजा राममोहन राय जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, उनकी ऐसी धारणा थी और उन्होंने इसका प्रतिपादन भी, यानी इसका सिद्धांत उन्होंने दिया था। और उन्होंने इस चीज के लिए प्रयास किए कि हिंदी भाषा का जो चलन है वो पूरे राष्ट्र में लागू कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ आर्य समाजी, यानी आर्य समाज जब बना, मुझे लगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज में भी
आर्य समाज के संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने भी हिंदी के चलन को तरजीह दी। तरजीह से मतलब उन्होंने हिंदी के चलन को बढ़ावा दिया, इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत कोशिशें की। वो रहने वाले मुझे गुजरात के थे और संस्कृत भाषा का उन्हें ज्ञान था दयानंद सरस्वती जी को। गुजरात के मूलतः रहने वाले थे, लेकिन फिर भी क्योंकि संस्कृत का तो हिंदी विकसित रूप ही है, संस्कृत से इस क्रम में हिंदी नीचे तक आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी को बहुत ज्यादा उन्होंने हिंदी के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए कि हिंदी को ही बढ़ावा मिले, समाज में हिंदी का ज्यादा प्रसार प्रसार हो। और उनका भी यही विचार था कि अगर समाज की एकता बनी रहेगी और वो संस्कृत का ज्ञान रखने के कारण भी उन्होंने अपने कई धार्मिक साहित्य जो लिखे, यानी जो धार्मिक उन्होंने अपनी रचनाएं की, उसमें भी उन्होंने ज्यादातर हिंदी का ही प्रयोग किया। एक हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी, यानी एक ये शायद 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, थियोसोफिकल सोसाइटी। इन्होंने भी एनी बेसेंट शायद इसकी संचालक थी। एनी बेसेंट ने भी हिंदी को प्रयोग में लाने पर बहुत पुरजोर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी को ही समाज में प्रचार प्रसार करा जाए, फैला जाए लोगों में, यानी आम जन में हिंदी को ही मुख्य भाषा के रूप में बोला जाए, जिससे समाज में एक दूसरे के विचारों को समझने की हमें क्षमता बढ़े, एक दूसरे विचारों को समझने के लिए हमें सरलता हो। और उन्होंने कहा था कि भारत के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी विद्यालय हैं, उनमें हिंदी को अनिवार्य कर देना चाहिए, यानी और भाषा पढ़ाई जाए अलग है, लेकिन हिंदी को अनिवार्य रूप में कर देना चाहिए। एक बना था प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज बना था 1867 में। इनके पांडुरंग थे। इन्होंने भी हिंदी के विकास के लिए यही मत रखे। उन्होंने कहा था कि हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाए और हिंदी को ही आम समाज में या आम जनमानस में प्रचार प्रसार करा जाए। एक था सनातन धर्म समाज। सनातन धर्म समाज 1895 में बना। सनातन धर्म समाज 1895 बना। इनके जो संस्थापक थे दीनदयाल शर्मा थे, पंडित दीनदयाल शर्मा। और एक इन्होंने भी हिंदी को बढ़ावा देने का मत रखा। और एक संस्थापक थे रामकृष्ण मिशन, सबने सुना होगा, विवेकानंद सरस्वती जी। विवेकानंद सरस्वती जी ने ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, तो सब जानते, जनरल नॉलेज है। इन्होंने भी हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। रामकृष्ण मिशन तो जो समाज थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा हिंदी को बढ़ावा देने पे अपने मत रखे। अब मेन चीज ये थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्यों किया गया। तो राष्ट्रभाषा का बता चुके कि संविधान में ऐसा कोई शब्द है नहीं राष्ट्रभाषा का, और लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इसे राजभाषा कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा ऐसा नहीं संवैधानिक शब्द है, लेकिन राजभाषा इसे ज्यादा माना गया है। इसके लिए सबसे बड़े 2-3 बिंदु मुख्य हैं। एक तो अधिकारियों के लिए समझने के लिए सरल होने चाहिए। अधिकारी से मतलब है जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, सरकारी कार्यालय में बैठे हैं, ऊपर संसद तक जो बैठे हैं लोग, उनके लिए आसान से सरल समझ आनी चाहिए। और इसका एक और नियम है
कि भारत के निवासी जो आम जनमानस है उसमें अधिक से अधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए, तभी इसे राजभाषा का दर्जा मिला कि अधिक से अधिक लोग इसे प्रयोग में व्यवहार में लाएंगे और इसकी व्यवहारिकता जो है वो बहुत सामान्य होनी चाहिए और इसे धार्मिक धार्मिक और राजनीतिक रूप से इसका व्यवहार होना चाहिए, तभी ये राजभाषा मानी जाएगी। राजभाषा का, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा बहुत है, सबको तरजीह नहीं दी गई। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में भाषाएं बोली जाती है और उनकी वो वहां की विधानसभाओं में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन संसद में पीठासीन को अधिकार है कि वो किसी भी प्रांत के या किसी भी प्रतिनिधि जो सांसद हैं या राज्यसभा सांसद हैं वो अपनी भाषा में अपनी बात कह सकते हैं। वो उन्हें इसके लिए दबाव नहीं डाल सकते कि आप अपनी बात को केवल हिंदी में रखेंगे, वो अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा या बोली में अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन वो बोली वही होगी जो 8वें अनुसूची में या उनमें है। संवैधानिक रूप से इसका राजभाषा के रूप में विकास अनुच्छेद 120 के तहत हुआ। संविधान के अनुच्छेद 120 है संविधान का, और 120 शायद संविधान के 220 में भी इसका जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 220 में भी भाषा का जिक्र है। 351 में भी भाषा को लेकर जिक्र है संविधान में, यानी संविधान के 120 अनुच्छेद 220। और क्योंकि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, इसका जिक्र संविधान में है। जो राजभाषा है, मैंने बताया था ना, राजभाषा संवैधानिक शब्द है और इसे संवैधानिक रूप 14/9/1949, इसीलिए इसको हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसको संविधान में राजभाषा मानी गई और इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को, हर 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजकीय कामों में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होगी, क्योंकि संविधान का जब निर्माण हुआ तो ये रखा गया कि 15 साल बाद धीरे धीरे इंग्लिश को लोप कर दिया जाएगा। इसमें संविधान के अनुच्छेद 120 इसके उपबंधों में, इसके कुछ उपबंध हैं। जब संविधान पढ़ोगे तो उसमें मोस्टली रूप से, यानी मुख्य रूप से यही उपबंध है कि जो पीठासीन होंगे संसद के, वो किसी भी सदस्य को, जो संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य है, उसे अपनी किसी भी भाषा में, उनके अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपना वक्तव्य रखने का, यानी अपना वक्तव्य बोलने का वो आजाद कर सकते हैं, उन्हें अनुमति दे सकते हैं कि वो अपनी किसी भी लोकल से मतलब क्षेत्रीय भाषा में वो अपना वक्तव्य दे सकते हैं। अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि उससे अगर हिंदी में देंगे तो राजभाषा ही इसका प्रचार प्रसार और होगा, लोगों में और ज्यादा फैलेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर एक प्रदेश में अपनी अलग मोस्टली भाषा है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद के, संविधान के अनुच्छेद 210 में है। तो ये कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि अपनी अपनी विधानसभा हैं, जब सत्र आहूत होते हैं तो उनमें भी नियम तो 15 वर्ष वाला ही है कि जो राजकीय भाषा में जो इंग्लिश का चलन है वो 15 वर्ष बाद खत्म कर दिया जाएगा और हिंदी को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अलग अलग प्रदेशों में मुख्य रूप से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और 8वीं अनुसूची में इसे
अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद जो 343 है, अनुच्छेद 343 जो है संविधान का, उसमें हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी लिपि, देवनागरी इसकी लिपि होगी। और देवनागरी इसकी लिपि होगी और अंकों का होगा वो भी भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यानी उनका जो हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये हमारी 1 2 3 4 ये डिजिट्स हैं, ये अंतरराष्ट्रीय रूप हमारी भाषा का होगा। यानी हम जहां भी लिखेंगे हम इन्हीं अंकों को प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी भाषा को अनुच्छेद 343 के उपबंधों में दिया गया है। क्योंकि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें पहले 14 भाषाएं दी गई थी, 14 भाषा को शामिल किया गया था। क्योंकि सबसे बड़ी मूल धारणा यही थी संविधान की कि संघ का कर्तव्य होगा कि वो धीरे धीरे हिंदी के विकास को बढ़ाए या हिंदी के चलन प्रचलन को बढ़ावा दे। ये उनका कर्तव्य है, मतलब ये संघ का, सरकार का कर्तव्य है। 8वीं जो संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें पहले 14 भाषा थी, जिनमें पहले 4 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, 22 हो गई, 14 8 22, जिन्हें मुख्य रूप से असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ थी जो पहली 14 है, जिनमें कश्मीरी भी थी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी भी थी, उड़िया थी, पंजाबी थी, संस्कृत को भी रखा गया था, तमिल थी, तेलुगु थी, कुल मिलाकर 14 राजभाषा थी। और उर्दू भी थी, यानी कुल मिलाकर में 14 भाषाएं। फिर इसमें धीरे धीरे सम्यक संशोधन हुए, इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें सिंधी जोड़ी गई, सिंधी के बाद कोंकणी भाषा जोड़ी गई जो मतलब प्रादेशिक भाषा है, मणिपुरी जोड़ी गई, नेपाली भाषा जोड़ी गई, तो फिर हो गई थी 18, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर जोड़ी गई एक और संशोधन शायद 71 में हुआ, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक जोड़ी गई थी संथाली को भी इसमें शामिल किया था। कुल मिलाकर 14 4, यानी इसमें 4 22 भाषा जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची 22 भाषा जोड़ी गई, जिनका प्रचलन हमारे प्रदेश की विधान, मतलब जहां जिस भाषा का चलन है उनकी विधानसभाओं में, कार्यालयों में होता है। लेकिन हिंदी राजभाषा है, उसका चलन जरूरी है। और केंद्र सरकार का पहले बता चुके हैं कि ये कर्तव्य है संघ का कि वो हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराए, हिंदी को अधिक से अधिक लोगों में इन चीजों का व्यवहारिक रूप में इसे बढ़ावा दे, ताकि धीरे धीरे हिंदी का विकास हो। हिंदी का विकास शुरू से बता चुके हैं इस रूप में हुआ है। अब छोटी छोटी बोलियां, अब हम बात करते हैं छोटी छोटी बोलियों की। जैसे हमने कहा सौरसैनी, पश्चिमी भारत, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अर्धमागधी पूर्वी भारत में बोली जाती है, मागधी बिहारी, उड़िया और बंगला, मतलब ये इसके भेद थे। खस पहाड़ी बोली जाती है, जो सौरसैनी, पहाड़ी और ब्राह्मण पंजाबी, ये दोनों सौरसैनी से प्रभावित थे। यानी और महाराष्ट्री, जिसमें मराठी बोली जाती है।
हिंदी की कुछ उपभाषा हैं। अच्छा, एक चीज है उपभाषा और बोलियां, ये समझनी पड़ेंगी कि उपभाषा क्या होती है। बोली मैं बता चुका हूं कि बोली में कोई भी रचना नहीं हो सकती, बोली में रचना नहीं हो सकती, लेकिन किसी उपभाषा में अगर कोई रचना होती है और उसका प्रचार प्रसार या विकास अधिक हो जाता है तो भाषा का रूप ले लेती है। वो जब एक समाज में अधिक ज्यादा, एक क्षेत्र में ज्यादा फैल जाती है तो भाषा का रूप ले लेती है। वर्तमान में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो विकसित हुई हो इसका, लेकिन बोली जो है एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, एक लोकल, और उपभाषा उससे थोड़े बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और भाषा का राष्ट्रीय रूप होता है, वो ज्यादातर बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इनका विकास विभिन्न समाजों ने किया, विभिन्न कवियों ने किया, विभिन्न सूफी गायकों ने किया, क्योंकि साहित्यकार अपने साहित्य में जब किसी उपभाषा को लिखता है और उसका जब सर्वमान्य रूप दे देता है और जब उसका विस्तार हो जाए तो भाषा का रूप ले लेती है, क्योंकि साहित्यकार की जो रचना होती है उसे अधिक से अधिक लोग पढ़ते हैं, उनके व्यवहार में आती है, और जब उसका एक बड़ा रूप हो जाता है तो वो भाषा का रूप ले लेती है। क्योंकि एक भाषा में कई सारी उपभाषाएं होती हैं, कोई भाषा खुद में नहीं होती। जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा समूह है, हिंदी का भी भाषा समूह, हिंदी 5 उपभाषाएं 17 बोलियां हैं, तो इसकी अलग अलग बोलियां हैं जो क्षेत्रीय हिसाब से बोली जाती है। जैसे मानो हिंदी की उपभाषा है राजस्थानी है। अब राजस्थानी में 2 बोलियां हैं, इसकी बोलियां हैं राजस्थानी की जो मारवाड़ी, ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। और एक इसमें मेवाती, ठीक है। ये पूर्वी और एक मालवी होती है, ये मालवी दक्षिण में बोली जाती है। यानी जो राजस्थानी जो भाषा है उसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में, मेवाती उत्तरी राजस्थान में, जयपुरी पूर्वी राजस्थान में और मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। फिर एक और उपभाषा इसकी हिंदी की राजस्थानी बात है पश्चिमी हिंदी। इसकी एक तो है बोली कौरवी या खड़ी बोली, जिसमें कौरवी को बांगड़ू कह सकते हैं, बांगड़ू या खड़ी बोली, जो हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के ज्यादातर हिस्से में बोली जाती है। अच्छा, इसमें ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये भी आती है। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान के कुछ हिस्से में, और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी कौरवी भी कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। एक उपभाषा है बिहारी, एक तो है पूर्वी हिंदी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार तक बोली जाती है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। इसकी 5 भाषाएं हैं। क्योंकि पूर्वी जो हिंदी है उसमें अवधी है जो वो मुख्य रूप से, क्योंकि अवधी भाषा पहले मध्य भारत में बोली जाती थी, लेकिन इसका कुछ हमने कहा खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये मध्य प्रदेश में अभी बोली जाती है। और एक होती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़
मध्य भारत कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश तक बोली जाती है। और एक होती है बघेली। बघेली भी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बोली जाती है। बघेली जो बोली है वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ये इनकी उपभाषाएं, पूर्वी जो उपभाषा है उसकी बोली है। एक मैंने बताया था भी बिहारी भी होती है, उपभाषा बिहारी होती है, जिसमें मुख्य रूप से भोजपुरी बोली जाती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। इसकी है भोजपुरी है, एक मगही है और मैथिली। हमारे उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है। बिहारी के ये बोलियां हैं भोजपुरी, मगधी और मैथिली। ये हमारे बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है। अच्छा, एक थी जो मैंने बताई थी खस, जिसकी उपभाषा पहाड़ी। तो इसकी पहाड़ी, हिंदी की पहाड़ी उपभाषा है। इसमें कुमायूनी तो इनमें एक बोली जाती है गढ़वाली, एक बोली जाती है कुमायूनी, जो मोस्टली उत्तराखंड और हिमाचल के हिस्सों में बोली जाती है। पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ी भाषा है इसकी दो, कुमायूनी और गढ़वाली। जैसे उत्तराखंड में कुमायूनी है भी, कुमायूं है, ये बोली जाती हैं। ये पहाड़ी, यानी इसका भेद है खस पहाड़ी का। ये पश्चिमी हो गई थी, ये बिहारी हो गई थी, ये पंजाबी, ये मराठी हो गई थी। तो इसका भेद है। और इसकी उपभाषा थी पहाड़ी, और हिंदी की उपभाषा जो पहाड़ी है उसमें दो बताई कि कुमायूनी और गढ़वाली बोली जाती है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है, जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें मुख्य रूप से बोली जाती है।